नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन लगातार जिस तरह से मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन से जुड़ी लगातार जिस तरह की पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, क्या नरेंद्र मोदी सरकार उससे डर गई है और घबरा गई है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी किस तरह से लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। 2 दिन पहले तक लगातार आपने मीडिया के एक धड़े में ये खबरें देखी होंगी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है, दरार आ गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तमाम दल इससे छिटक कर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता उसको छोड़कर जा रहे हैं और इस बात को कि 370 का जो नारा और 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, उसको एक तरह से बल मिल सके, इन तमाम खबरों को प्लान किया जा रहा था। आपने कल ही खबर सुनी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी सीटों पर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी और एक सीट पर चंद्रशेखर आजाद जो है वो लड़ेंगे। तो वहां पर देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत हो गया है। और यही नहीं बल्कि 24 तारीख को प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी और 25 तारीख को अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो वो तस्वीरें भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, जो वो तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आज मैं बात दिल्ली की करने जा रही हूं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। लगातार इसको लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, बात बनती हुई नहीं नजर आ रही है। आपने देखा कि चंडीगढ़ का चुनाव, मेयर का चुनाव कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जीता और अब सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से बात बनती हुई नजर आ रही है। आज शाम या कल औपचारिक ऐलान इसका कर दिया जाएगा। ये एक फॉर्मेलिटी भर है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर दिल्ली में लड़ेगी। जिन 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी वो है पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक की सीट। इसके अलावा ये गठबंधन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, गुजरात में 1 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं और वहीं चंडीगढ़ में 1 सीट कांग्रेस, जो 1 सीट है लोकसभा की, वो कांग्रेस को मिली है। और वहीं गोवा में जो आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही थी, उसने घोषणा भी की थी एक कैंडिडेट की वहां से, वो ये अब खबर सामने आ रही है कि उसको वो विड्रॉ करेगी। तो एक तरह से एक फॉर्मूले पर बात बनती हुई नजर आ रही है। आपको याद ही होगा अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ चुनाव में जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल की थी, तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था साफ तौर पर कि अगर हम ये चुनाव जीत सकते हैं तो और बाकी चुनाव भी इसी तरह से जीते जा सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का कहना था और लगातार पॉजिटिव खबरें दोनों ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेमे से आ रही थी। हालांकि पंजाब को लेकर अब यह असमंजस बरकरार है। पंजाब में लग रहा है कि इस फॉर्मूले पर बात हुई है कि दोनों पार्टियां वहां पर अलग अलग ही लड़ेंगी। लेकिन इसके इतर एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से जनशक्ति विश्वास यात्रा लगातार वो कर रहे हैं, और आप तस्वीरें जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आज ही की तस्वीरें हैं सिवान की, जहां पर हुजूम है नौजवानों का, महिलाओं का, बड़ी तादाद में लोग वहां पर उमड़ रहे हैं। एक स्टाइल वो हाथ घुमाकर तेजस्वी यादव करते हैं और लोग उसका वो अभिनंदन जो है वो स्वीकार करते हैं। हर एक बात पर तालियां बजती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है वो सीधे तौर पर ये बताता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाको चने चबवाने वाला है बिहार में। और बिहार से ये खबर यह है कि 3 मार्च को राहुल गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा होने जा रहे हैं। लेकिन यानी कि राहुल गांधी इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ होंगे। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ नजर आए थे, जिप्सी में बैठे हुए दोनों की वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब वो ड्राइव कर रहे थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बगल में बैठे हुए थे।
ये तमाम खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना लेकर आ रही है। यही वजह है कि दो और खबरें मैं आपको जुड़ी बताए जा रही हूं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था। सत्यपाल मलिक, आपको पता है, लगातार सरकार से की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। किसानों के मसले से लेकर तमाम मसलों पर वो आवाज अपनी बुलंद करते रहे हैं। और आज सत्यपाल मलिक के लगभग 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन को लेकर जो तमाम खबरें आ रही हैं, जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, क्या उससे डाइवर्ट करने के लिए ये छापेमारी की गई है? ये एक बड़ा सवाल है। लगातार सत्यपाल मलिक सत्य बोलते हुए नजर आ रहे थे, क्या इसीलिए उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई? उनका कहना है कि 3 दिन से वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी सीबीआई ने 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि ये सरकार किस तरह से विरोध की उठती हर आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। और इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्स को ये लिखा है कि कुछ जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनके लिए लिखा गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन अकाउंट्स को सस्पेंड और विदहेल्ड किया जाए। यानी कि आप ये देख रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है उन अकाउंट्स की जो लगातार किसान आंदोलन को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। उन आवाजों को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर खामोश कर दिया गया है, चाहे वो ट्विटर की बात की जाए, इंस्टाग्राम या फेसबुक की। अब बाकायदा तौर पर यह खबर है और एलन मस्क की तरफ से कहा गया है कि हम सस्पेंड और विदहेल्ड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे अग्री नहीं करते हैं, हमारी इसमें सहमति नहीं है। हम अभिव्यक्ति की आजादी में यकीन रखते हैं और ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है, लेकिन फिलहाल हम इन अकाउंट्स को विदहेल्ड या सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है। और आगे एक लंबा चौड़ा जो एक ट्वीट है और एक जो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन है एलन मस्क की तरफ से, वो दिया गया है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इसको रीट्वीट करते हुए कहा है, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बात तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीले तारे, आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता इसका जवाब देगी। तो ये राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक अंदाज में ये ट्वीट किया है। सत्यपाल मलिक से लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से अकाउंट्स बैन करने की जो बात कही गई है वो, और जिस तरह से कांग्रेस के जो अकाउंट जो है वो फ्रीज किए गए हैं और जिस तरह की उगाही की गई है, उसको लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस की तरफ से। तो आप ये देखिए, एक तरफ एक अकेला सब पे भारी 56 इंच की बात जो है वो की जाती है, दूसरी तरफ आप ये देखिए वही 56 इंच, वही एक अकेला सब पे भारी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, जिनके जो लगातार धन बल सबका का इस्तेमाल करके विपक्ष की और विरोध की हर उठती आवाज को दबा रहे हैं। आज आप ये देखिए, जब इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। और खबर ये भी है कि और जो राज्य हैं वहां पर ही जल्द ही मार्च के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरीके से एक फॉर्मूला सेट, एक बात बनती हुई नजर आएगी और पूरी तरीके से इसका ऐलान जो है फॉर्मली कर दिया जाएगा। क्या इससे घबरा गई है नरेंद्र मोदी सरकार? ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम बात करेंगे, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर और जिस तरह से जो दमन की नीति सरकार अपना रही है और जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उस पर आज हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान हैं। राकेश अचल जी हैं मेरे साथ, इसके साथ ही आप बिलाल सब्जवारी जी को मेरे साथ देख सकते हैं और समीर आत्मराज जी जो है मेरे साथ वो मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बिलाल साहब आप जानते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा, और राकेश अचल जी को लगातार आप देखते रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के, और समीर जी आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। शुरुआत में समीर आत्मज जी आपसे मैं करना चाहूंगी
ये फिलहाल की जो पूरी स्थिति आपको नजर आ रही है। कल एक पॉजिटिव खबर आई उत्तर प्रदेश से, उसके बाद आज खबर आई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हो गया है, फॉर्मल जो अनाउंसमेंट है वो रह गया है, अदरवाइज ये फॉर्मेलिटी जो है पूरी तरीके से कर ली गई है। ये तमाम खबरें क्या नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान कर रही हैं, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी की गई है, 30 से ज्यादा ठिकानों पर। हम तेजस्वी यादव की जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह की उनकी यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, क्या इससे परेशान है? भले ही कॉन्फिडेंट चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अंदर खाने उनको पता है कि जो उन्होंने नारा दिया है 370 और 400 का, वो कितना बेमानी है और कितना इम्प्रैक्टिकल है। जी देखिए, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो बीजेपी की और खासतौर पे मोदी जी की जो स्ट्रेटजी का सबसे अहम पार्ट है, शुरू से ही पिछले कई महीनों से, उसमें मुख्य रूप से यह है कि किसी भी तरीके से जो इंडिया गठबंधन का जब से ऐलान हुआ था कि इस गठबंधन को किसी तरीके से बनने से रोका जाए, इसमें जो नए पार्टनर्स जुड़ रहे हैं उनको जुड़ने से रोका जाए, और जो पहले से भी मौजूद है उनको भी किसी तरीके से अलग किया जाए, चाहे कुछ भी उसके लिए करना पड़े। ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तमाम तरह की चीजें इस तरह की हो रही हैं। जो पार्टनर्स हैं या तो उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, और भी कई सारे कारण हैं। और उन्हीं में एक ये जो चीज हुई कि जो गठबंधन ये हो रहे हैं जो पुख्ता तरीके से, हालांकि इसको लेकर के कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं थी। हम आप सारे लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना ही है, 17-18 सीटों की बात थी, और ये भी था कि इसमें 2-4 सीट का जो तालमेल होगा वो कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं होगा, उस पर दोनों ही पार्टियां बहुत आसानी से कर लेंगी। फिर भी कोशिश ये हो रही थी कि जैसे आरएलडी को अलग कर दिया गया तो इसमें कुछ और ना होने पाए, ये पूरी कोशिश रही, लेकिन ये हो गया। बिहार में दिखाई पड़ रहा है कि जहां कोई किसी तरीके से गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होती है, भले ही होने वाली है जेडीयू के चले जाने के बावजूद, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट और जो और छोटी पार्टियों का जो वहां पे गठबंधन है। फिर यात्रा हो रही है, अभी आपने तेजस्वी यादव की रैली की तस्वीरें दिखाई है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इन सब चीजों पर, इन चीजों को लेकर के जो ये स्ट्रेटजी है उस पर, उसको एक तरीके से वो प्रभावित कर रही है। वो स्ट्रेटजी कमजोर पड़ रही है कि गठबंधन हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर ये है कि इन सब के बावजूद उसमें मजबूती आ रही है और सीट शेयरिंग भी हो रही है। जबकि आपको पता होगा, भी आज या कल ही मैं कुछ जगहों पर ट्वीट देख रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो है वो 3 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, प्लस बिहार में भी वो 1 आध सीट मांग रहे हैं। यानी एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है उनके बीच न तो सीट शेयरिंग की कोई बात हुई है, न तो एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल होंगी इसका कोई अभी एक कोई फॉर्मेट बन पाया है। जो है वो तो है ही, लेकिन वो है वो बनी भी रहेंगी ये भी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जब सीट शेयरिंग होने की बात होती है तभी उस पर कंफर्मेशन होता है कि ये बनी रहेगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है ही बीजेपी को। और 370 या जो 400 पार की बात है, ये नारा देने वाली बात अलग है, लेकिन जब आप पूरा उसका स्टैटिस्टिक्स देखें कि बीजेपी की जहां प्रेजेंस है, बीजेपी जहां मजबूत है उन जगहों को, और बीजेपी जहां पे कमजोर है उन जगहों को जब हम पूरा एक एस्टिमेशन करते हैं तो लगता नहीं है कि ये आंकड़े के नजदीक भी कहीं पर है। किस हिसाब से उसको कहा उन्होंने, ये वही जान सकते हैं। लेकिन चुनाव में ज्यादा अपना प्रोजेक्ट करना सीटों को, ये तो कोई बहुत नई बात है नहीं, पार्टियां करती ही हैं, पर लग नहीं रहा है। और ये सारी चीजें बीजेपी की लीडरशिप को भी सबको मालूम है। तो किसी तरीके से गठबंधन को बनने से रोकने की कोशिश जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है, और वहां पे भी आज भी आप देखिए कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से फाइनेंशियल टेररिज्म की बात की गई उसमें, कि पार्टियों को चुनाव न लड़ पाए, उनके पास पैसे ही न रहे, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हो रही। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप 370 तो छोड़िए, जो अभी की जो सीटें हैं आप वो ला पाएंगे। क्योंकि यदि आप ला पाते तो इस तरह से दूसरों को आप मतलब विपक्षी पार्टियों को आप राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से घेरने की कोशिश होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं।
सरकार का फायदा उठा करके वो चुनाव न लड़ने पाए, वो सारे नेता जेल चले जाएं या उनको किसी तरीके से आप उनको परेशान करें, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये निश्चित तौर पर ये दिखाती हैं कि आप जो है वो आपका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। और उस पर ये जी। चाहे वो राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रैली हो रही है, किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि उसको इतना समर्थन मिलेगा। जहां पर उस पार्टी का जनाधार या बेस कह लीजिए कि जो उसका एक कैडर बेस होता है बहुत कमजोर है। और इलाहाबाद में हम लोगों ने प्रयागराज में देखा कि किस तरह से भीड़ हुई और यूथ इतनी बड़ी संख्या में वहां पर उनकी रैली में आया। और हर जगह पे भी, अमेठी में हम लोगों ने देखा। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं और इलेक्शन से पहले कि ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनने वाली। तो उन चीजों से लोगों का ध्यान बना रहे। इधर कई सारे इंटरव्यू सत्यपाल मलिक जी ने दिए, लोगों को बताया, उन्होंने फिर से वो बातें अपनी की जिसको लेकर के वो शुरू से बातें करते रहे। और इवन गवर्नर थे वो तब भी वो बातें कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लोग कहते हैं कि जब आप गवर्नर थे तब आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया। उन्होंने पुलवामा का मुद्दा तब भी उठाया था, उसके बाद वो गवर्नर के पद से हटे तो लगातार वो बोल रहे थे। और अब उनके खिलाफ भी, हालांकि पहले एक बार और उनके कुछ लोगों के हाथ सीबीआई की रेड पड़ चुकी है, लेकिन इस समय जब वो हॉस्पिटलाइज्ड है सारी चीजें, तो ये सब चीजें जो हम लोगों को दिख रही हैं, इसमें दो चीजें मुझे बहुत क्लियर कट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं कि एक तो आप अपनी जो आपने सीटों को प्रोजेक्ट किया है उस पर आप कहीं से कॉन्फिडेंट नहीं है, वो हवा में बताई गई सीटें हैं। और दूसरी बात ये कि आपके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा तो आप सरकार का अपना जो सरकारी तंत्र है उसका फायदा लेकर के और ये सब चीजें करेंगे। तो ये उसकी घबराहट को तरह से दिखा रही है। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है वो कहीं न कहीं वो घबराहट दिखाई। बिलाल साहब, इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, मैं राकेश अचल जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। ये जो इंडिया गठबंधन को लेकर कल और आज जिस तरह की पॉजिटिव खबरें आई हैं और जो अब एक दो दिन पहले तक भी आप ये देखें तो एक प्लांटेड खबरें ये लगातार, जाहिर सी बात है मीडिया का एक धड़ा वो चला रहा था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और एक निराशा भरी तस्वीर, उसका खाका जो है वो खींचा जा रहा था। क्या आपको लग रहा है वो 2 दिन में वो तमाम चीजें जो है वो धराशाही हो गई हैं? एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें लगातार, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये वो युवा चेहरे हैं। और मैं हेमंत सोरेन की बात करूंगी जो सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। ईडी, सीबीआई सबके डर के बावजूद भी अगर इंडिया गठबंधन इस तरह से इंटैक्ट है, सीटों के बंटवारे, इसके फॉर्मूले, इसके शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बातें अगर हो रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों में भी परसेप्शन अब पूरी तरीके से चेंज होगा कि ये गठबंधन 2024 में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जैसी ताकत, बीजेपी जैसी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है? धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, ये जो विपक्षी गठबंधन की बात चल रही है, इसको लेकर के जो हवा बनाई जा रही थी, जो खाके खींचे जा रहे थे, उन पर धूल पड़ना तो उसी दिन शुरू हो गई थी जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो साझा सरकार है उसने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया था। वहां हेमंत सोरेन ने दबाव में ना आकर के अपनी गिरफ्तारी दी। ईडी के सामने वो हैं, अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार, उनके गठबंधन की सरकार अभी तक सीना तान कर खड़ी हुई। और इस विपक्षी एकता को टर्निंग पॉइंट दिया चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। उसने सत्ता प्रतिष्ठान की हरकतों को, उसकी योजना को, उसके मॉडस ऑपरेंडी को उजागर कर दिया कि जब ये छोटे से चुनाव में इस तरह से नीचे जा सकते हैं, जैसे नैतिकता का परित्याग कर सकते हैं, तो ये आम चुनाव में कुछ भी कर सकते हैं। तो इन दो घटनाओं के बाद इंडिया गठबंधन में जो कुछ असमंजस थोड़ा बहुत था भी, जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा सीटों के तालमेल को लेकर के, वो असमंजस भी तत्काल दूर हो गया कि भाई अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है, अगर हमें देश में संविधान की रक्षा करना है, जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मजे की बात आप ये देखिए कि अब ये 2024 आम चुनाव है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में नहीं है, सीधे सीधे युवा वर्ग है और एक तरफ 70 पार के लोग हैं जो 400 पार करना चाहते हैं। तो इस समय जो रणभूमि है लोकसभा चुनाव की, जहां से कि नई सरकार का
उसका आधार बनना है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला झारखंड है, आदिवासियों का उसे बड़ा कमजोर राज्य माना जा रहा था। इन राज्यों में युवाओं ने अपने ढंग से सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देने के लिए जो बॉडी लैंग्वेज अख्तियार की है, उस बॉडी लैंग्वेज से और इस ताजा घटनाक्रम से सत्ता प्रतिष्ठान निश्चित रूप से घबरा गया है। अब सवाल है, जहां तक ये सतपाल मलिक जैसे सत्यवादी और हिम्मत वाले लोगों की यहाँ छापेमारी की, या जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर सरकार का शिकंजा, सरकार के निर्देश पर शिकंजे कसने की, तो ये स्वाभाविक है। देखिए, बिल्ली जो होती है मांसाहारी प्राणी है, लेकिन वो हज भी जाती है 100 चूहे खा के। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये बिल्ली के जो नाखून अभी तक छुपे थे, जिन लोगों ने ये लिया था कि ये बिल्ली गंगा स्नान कर चुकी है, समुद्र अयोध्या में मंदिर बना करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके, वो अब अपने असली स्वरूप में आ रही है, उसके नाखून अब बाहर आ रहे हैं। वो विपक्ष के प्रति जितनी आक्रामक आपको आज दिख रही है, आप देखेंगे कि 15 दिन बाद ज्यादा आक्रामक होगी, और वो आक्रामकता ही उसकी घबराहट को प्रदर्शित करेगी, जनता उसको समझेगी, और इसी घबराहट में हो सकता है कि वो जो सत्ता प्रतिष्ठान है अपनी योजना में परास्त हो जाए। लेकिन जहां तक सवाल है 400 पार का, तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होती है। लक्ष्य कोई अलभ्य लक्ष्य नहीं है। इस देश में राजनीतिक दलों ने 400 को पार किया है। कांग्रेस को 403 मिली थी, लेकिन वो बलिदान देकर मिली थी, लोगों की जान लेकर नहीं मिली थी। आज ये हो रहा है कि वो जो किसान 2 साल पहले 700 किसान 700 से ऊपर अपनी जान दे चुके थे, वो ही किसान फिर सड़क पर हैं। उनके स्वागत में अब फूल नहीं बरस रहे हैं, उनके स्वागत में गोलियां बरस रही हैं, उनके स्वागत में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, और इनके इकट्ठे होने से ही ये परिस्थिति जन्य हो रहा है। कहीं किसी का कोई करिश्मा नहीं है, और ये परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इस देश में जो पिछले साल से चल रहा था उस पर ब्रेक लग सके। तो ये चुनौती हो गई है। अब इंडिया गठबंधन, जिसको आप अनदेखा कर रहे थे सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से, इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, वही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है 2024 के आम चुनाव का। और आप देखेंगे कि इसका रेस चूंकि उत्तर प्रदेश से हुआ है, और उत्तर प्रदेश इस देश को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देती है, तो अगर गणित वहीं से गड़बड़ा गया, आपकी न्यू में ही अगर कमजोरी आ गई, तो आप 400 पार करेंगे, आपको 370 कहाँ से मिलेंगी। घबराहट में आकर के जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये ज्यादा सकारात्मक खबरें हैं कि ऐसा गठबंधन तो अपनी जगह बनना था। अगर इंडिया गठबंधन न भी बनता, तो मुझे लगता कि ये जो जनता है ये विपक्ष का रूप लेती, जनता खुद निर्णय करती। लेकिन अच्छा है कि ये समझदार लोग हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की आपने जैसे खबर दी कि दिल्ली में वो बात कर ली है उन लोगों ने, एक अच्छी बात है, वरना जनता ने तो मानस अपना बना ही लिया था। तो अब सकारात्मक खबर ये है मेरे दृष्टि से, इस जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसका हिंसक स्वरूप आपके सामने आ रहा है, और आप उससे मुस्तैदी से लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। दूसरे जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और यही जो है पूरी तरीके से बीजेपी की घबराहट का देखने के लिए यहाँ इस तरह से मिल रही है कि तमाम तरह की एजेंसीज और तमाम तरह के डर दिखाने के बावजूद भी, तमाम तरह की खबरें फैलाने के बावजूद भी, आप ये देखिए कि ये युवा चेहरे में बार बार इसलिए कह रही हूं कि वो एक तरह से चैलेंज करते हुए नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं, और किसी भी तरह से डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन का जब अस्तित्व आया था, तो एक तरह से लोगों में एक उम्मीद जगी थी। जब इसका नाम रखा गया था, उसी से ही घबराहट शुरू हो गई थी, और तब से ही हमने देखा था कि अलग अलग तरह से डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को हर बार जब भी मीटिंग होती थी कुछ ना कुछ किया जाता था। और अब ये एक के बाद एक हम ये देख रहे हैं, कल और आज जिस तरह की पॉजिटिव खबरें सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की पूरी तरीके से पुष्टि होती हुई जो नजर आ रही है, उससे भी घबराहट बीजेपी में देखने के लिए मिल रही है। बिलाल साहब, मैं इसके पॉलिटिकल डायनेमिक्स आपसे जानना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, और जिस तरह से हरियाणा और गुजरात में भी जो सीटें दी गई हैं, पंजाब में हालांकि बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। शायद ये फॉर्मूला पहले से ही सेट था, ये पता था कि पंजाब में क्योंकि दोनों ही पार्टियां इक्वली मजबूत हैं, और इस किसान आंदोलन के बाद वहां की पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल इस सब को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए बुशरा साहबा, आपने खास तौर से पंजाब की बात की। तो पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये एक स्ट्रैटेजिकल समझौता है कि अलग अलग लड़ा जाए। इसको इस नजर से नहीं देखा जा सकता कि बात नहीं बन रही। अगर कांग्रेस और आप पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो अपोजिशन का स्पेस या तो बीजेपी ले ली या श्रोमणी अकाली दल ले लेगी। तो एक दूसरे के सामने लड़कर ये कांग्रेस और आप पार्टी पक्ष और विपक्ष का स्पेस अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये इसका स्ट्रेटेजिकल उनकी डायमेंशन है। इसलिए इसको इन दोनों लोगों ने एक दूसरे से अलग लड़ने का निर्णय लिया है। और मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि पंजाब जहां से लोकसभा की 13 सीटें आती और हरियाणा जहां से लोकसभा की 10 सीटें आती है, राजस्थान जहां से लोकसभा की 25 सीटें आती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसमें लगभग 20-22 जिले हैं, यहाँ लोकसभा की इतनी सीटें आती है। और आप दिल्ली भी इसमें शामिल कर सकती है जहां लोकसभा की 7 सीटें। तो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान का जो मूवमेंट इस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो एक आंदोलन चल रहा है, ये पूरी पृष्ठभूमि का एक टर्निंग पॉइंट मुझे नजर आता है। और जिस तरह से सरकार ने इसे मिस हैंडल किया है, जिस तरह से इन लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश की है, जिस तरह से इन लोगों पर फायरिंग की है, वो बताता है कि सरकार की किसानों के प्रति जो अहंकारी नीति है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रभावित कर सकती है। 4-5 जिलों को तो मैंने आप स्टेट्स के नाम ही बता दिए, लेकिन किसान अपना आप एक बिरादरी भी है। और किसान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे किसान मध्य प्रदेश का हो, चाहे किसान छत्तीसगढ़ का हो, चाहे किसान किसी भी उत्तर भारत के राज्य का हो, अपने आप में बिरादरी होती है। क्योंकि ये बिरादरियां आप एक दूसरे से खाप पंचायत व्यवस्था के माध्यम से जुड़ी होती है। तो जिस तरह से सरकार ने इसको मिस हैंडल किया है, ये एक टर्निंग पॉइंट नजर आता है। और ये टर्निंग पॉइंट कितना डैमेज करेगा, ये इसका असेसमेंट करने की जरूरत है। वही ये पॉलिटिकल नैरेटिव में मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जो समझौते हुए आप पार्टी के कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ, ये भी दो महत्वपूर्ण लेटेस्ट पास्ट के ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको समझने की जरूरत है। देखिए, आप पार्टी कांग्रेस के ब्लॉक में एक नया एलाई पार्टनर है, एक वैचारिक दृष्टिकोण से भी और एक स्टेबल परमानेंट पार्टनर के रूप में भी। क्योंकि आप पार्टी की जो पृष्ठभूमि है राजनीति की, वो मध्यवर्गीय परिवार को प्रभावित करती है। और आप पार्टी के इंडिया गठबंधन में आने के साथ एक एडवांटेज ये मिलता है, जो केजरीवाल जिस तरह से मोदी पर अटैक करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी है जैसी इंडिया गठबंधन के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसाइल है। वो जब जब दागेगा उसका असर नजर आएगा। तो केजरीवाल की जो प्रहार करने की जो क्षमता है, जो एक्यूरेसी है, वो इंडिया गठबंधन के दलों में सबसे ज्यादा फाइन है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, जिसका प्रभाव हमें नजर आता है। समाज के अंदर भी नजर आता है, लोगों के अंदर भी महसूस होता है। वैचारिक दृष्टिकोण से ये लाइक माइंडेड पार्टी है, लेकिन अब एक स्टेबल पार्टनर बन गए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, और सामाजिक समरसता की बात करती है, ये वही ये उसका एक फिलोसफिकल या कह सकते हैं ये दार्शनिक पहलू है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उस दार्शनिक पहलू का समीकरण है और सामाजिक न्याय की मांग एक उसका राजनीतिक और दार्शनिक पहलू है। तो इसलिए भी इन लोगों में आपस में ट्यून हो गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखोगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक लाइक माइंडेड पार्टी के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब एक परमानेंट एलाई के रूप में भी उभर के सामने आया। तो ये दो बड़े अचीवमेंट है। और इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में भी भविष्य में कांग्रेस को सपोर्ट करेगी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया करेगी। तो ये बताता है कि आपस में इस एलाई का जो फैब्रिकेशन है धरातल पर किस तरह से उतर के आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो निरंतर समाज के अंदर धरातल पर एक गर्मी पैदा कर रही है। समाज के अंदर बेरोजगारी और
युवाओं के मुद्दों को उठा रही है, समाज के अंदर जो महंगाई है उसके मुद्दों को उठा रही है, और किसान आंदोलन और पूरे उत्तर भारत के अंदर जिस तरह से उसको मिसहैंडल किया गया है, वो सरकार की तानाशाही के खिलाफ जिस तरह से खड़े हुए, वो बताता है कि एक परिवर्तन की लहर है जो धीरे धीरे ज्वालामुखी में बदल रही है। तो ये सारे नैरेटिव धरातल पे काम कर रहे हैं, और ईडी सीबीआई की सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं। तो मैं एक आहट देख रहा हूं, एक ज्वालामुखी की, जो समय आते आते लोकसभा चुनाव तक कब फट जाएगा, इसको देखने की जरूरत। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छे से पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो इसके समझाए हैं। और इसीलिए समीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिलहाल ये जो बदलाव है इंडिया गठबंधन में, लग रहा था आपसे कुछ दिन पहले तक चीजें उस तरह से जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये भी मानना होगा, आम आदमी पार्टी के एक नेता की तरफ से कहा गया था, एक सीट की बात कही गई थी सिर्फ। हालांकि अब दूसरे राज्यों में जो सीटें दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से, वो लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला जो है वो सेट किया गया है कि आपको दूसरे राज्यों में सीटें दी जाएंगी, और यहाँ पर 3 जो सीटें लगातार मांग कर रही थी कांग्रेस, वो उसको 3 सीटें यहाँ पर मिल गई हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हैं, एक चंडीगढ़ की घटना जिसमें देखा गया है कि इस छोटे से चुनाव में भी क्या किया जा सकता है, तो बड़े चुनाव में फिर बीजेपी क्या क्या कर सकती है, उसके बाद एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद जीत मिली, और न सिर्फ जीत मिली, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार पड़ी वो भी अपने आप में एक नजीर है। दूसरी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बहुत ही कम अस्तित्व है कांग्रेस का, बहुत कमजोर अस्तित्व है मैं कहूंगी, और उसके बावजूद वहां पर जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं, कोई रोता हुआ राहुल गांधी से मिलता है, तो कोई अपनी अपनी बेरोजगारी की व्यथा सुनाते हुए उनसे मिलता है, एक हुजूम देखने के लिए वहां पर मिल रहा है। क्या आपको लग रहा है ये भी एक इसकी वजह है, जो कॉन्फिडेंस जो है, जो बात थोड़ी सी आनाकानी जो हो रही थी, वो अब एक तरह से एक सीट शेयरिंग के पूरे फॉर्मूले पर बात हो गई, बात ही नहीं होगी बल्कि अनाउंसमेंट हो गया है? जी बिल्कुल, ये वही कारण है कि जिनकी वजह से बीजेपी में एक कह लीजिए कि अंदर से बिल्कुल हैरानी परेशानी वाली बात है, और वही चीज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो गठबंधन में आने के लिए उनको एक तरह से वो कोहेसिव फोर्स का काम कर रही हैं। रीजंस वही है। पहले लगता था, अब सभी को ये लग रहा है कि अगर जो विपक्षी वोट है, विरोधी वोट है, अगर वो बटा नहीं, अगर वो, चूंकि आप ये देखिए कि तमाम कम्युनिटीज हैं जिनमें बहुत नाराजगी है। कम्युनिटी से मेरा मतलब कोई जाति और धर्म वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं। कम्युनिटी से मतलब मैं ये कह रहा हूं कि स्टूडेंट हैं, उनके अंदर बेरोजगारी बहुत बड़ी, उनके लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में बच्चों को पीटा गया है, और वही पड़ोस के राज्य बिहार में जब जेडीयू की सरकार और आरजेडी की सरकार थी, किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर वहां लोगों को नौकरियां दी गई और वो चीजें हुई। यद्यपि अब वो सरकार बदल गई है वहां पर, लेकिन उसकी क्रेडिट भी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बजाय वो तेजस्वी यादव को मिली, और ये सही भी है। तेजस्वी ने जिस तरह से उसमें इनिशिएटिव लिया, उसको लेकर के वो बहुत ये दबाव डाला सरकार पर, अपनी ही सरकार पर। तो ये चीजें वो है कि अब लोगों को भी लग रहा है कि ये मुश्किल नहीं है कि अगर एकजुट होकर के हम नॉर्दर्न इंडिया में लड़ते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, तो बीजेपी को कमजोर ही नहीं कर सकते हैं, बीजेपी की सीटों को भी बहुत नीचे ला सकते हैं। उसके अलावा चूंकि ये सभी को पता है कि बीजेपी जिन राज्यों में मजबूत है, वहां पर वो सैचुरेशन की स्थिति में 2014 और 19 में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। उसको नया स्पेस कहीं और मिल नहीं पाया है। साउथ में जो था भी कर्नाटक में, वो चला गया है, अभी कमजोर है वो। पिछली बार की मान लीजिए वहां पर अगर ये मानते भी हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग है, तो वो पिछले परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी, ऐसा हमको लगता नहीं, किसी को भी नहीं लगता है कि वो दोहराएगी, बीजेपी को भी नहीं लगता है। दूसरे नॉर्थ स्टेट में बीजेपी ने जो 10 साल में पूरी मेहनत करके अपनी वहां पर कमाई की है वोटों की और लोगों को अपनी तरफ करने की, मणिपुर के मामले में उसने उसको वहां पर बहुत कमजोर किया है। ये सबको पता है। चुनाव में प्रचार के लिए वहां के स्टेट में नहीं गए बीजेपी के बड़े नेता, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हालांकि सीट उनको फिर भी मिल गई, लेकिन ये दिखाता है कि वहां पर आप कमजोर है लोकसभा के चुनाव में, और 22-23 सीटें वहां से आती हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। पश्चिम बंगाल में भी जो बीजेपी की स्थिति 2019 में थी, उसकी उम्मीद उनको अब इस बार दोहराने की नहीं लग रही है।
तो बाकी राज्यों में तो वो सैचुरेटेड पोजीशन पे ऑलरेडी है। अब ये है कि अब दूसरी जगहों पर विपक्ष मजबूत है, खासतौर पर कांग्रेस मजबूत है। तो विपक्षी जो दल हैं उन लोगों को भी ये लग रहा है कि अगर मजबूती के साथ इस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी को कई जगहों पर हराया जा सकता है, उसकी सीटें कम की जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस गठबंधन को और मजबूत करने में और सीट शेयरिंग को लेकर के जो लोगों में पहले लग रहा था कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दिक्कतें होंगी, मानेंगे नहीं, देखिए कितनी आसानी से सुलझ गई। उत्तर प्रदेश में तो मैं कॉन्फिडेंट था कि एटलीस्ट समाजवादी पार्टी और जब आरएलडी थी तब भी कि इनके लेवल पर कोई ऐसी बहुत बात नहीं बिगड़ने वाली है, वो हो जाएगा। दिल्ली में जिस तरह से आसानी से समझौता हो गया है ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरे ये भी है कि समाजवादी पार्टी है, उनकी अपनी जिन राज्यों में खासतौर पे मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में मजबूत है पकड़। अगर विधानसभा चुनाव में भी उस चीज को ध्यान में रखा गया होता तो परिणाम शायद कुछ और होते, लेकिन अब लोकसभा में अगर उनको भी स्पेस दिया जा रहा है तो ये सारी चीजें इस तरह से हो रही जो लग रहा है कि बहुत समझदारी के साथ ये पूरा डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसके पीछे अब जो भी लोग हों इस मामले में उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जो एक बहुत उलझा हुआ मुद्दा था उसको उन लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया। तो ये सब चीजें इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रही हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जो मोराल है वो बूस्टअप कर रही है। जिस तरह से जब लगातार गठबंधन के साथी जब अलग होने लगे तो ये हुआ कि अब तो ये बिल्कुल टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो अलग हुए भी हैं तो मुझको ये लगता है, खासतौर से अगर मैं आरएलडी की बात करूं तो आरएलडी एक तरह से अपनी पार्टी को दांव पर लगा करके अलग हुई। उसने देखा हुआ है कि एनडीए में शामिल दलों का जब बीजेपी मजबूत हुई है तो वो दल किस तरीके से किसी लायक नहीं रह गए, अपनी एक जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी लगभग वो खो दी। चाहे वो हरियाणा का इनेलो हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, महाराष्ट्र में आप शिवसेना को देख लीजिए कितना पुराना सहयोगी था उनका। तो इस तरह के उदाहरण के बावजूद आरएलडी ने किया है। बहरहाल ये उनका फैसला है, लेकिन उस दौर में जब नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ये सब अलग हो रहे थे और उधर दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो लगा जैसे अब ये बिल्कुल भी है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से और ये जो रैलियों के माध्यम से इस पार्टी की, इस गठबंधन की मजबूती दिख रही है तो निश्चित तौर पर वो जितना बीजेपी को हैरान परेशान कर रही है उतना ही विपक्षी गठबंधन के शामिल दलों को एक उनको अंदर से भी उनको एक मजबूत कर रही है और उनका मनोबल भी बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एज देती हुई नजर आ रही है अपोजिशन पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। परसेप्शन की राजनीति है, राजनीति परसेप्शन की ही की जाती है, जो जिसमें नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने मास्टरी हासिल की हुई है। लेकिन इस परसेप्शन की राजनीति में लग रहा है फिलहाल इंडिया गठबंधन एज लेता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की जीत के बाद उसका कॉन्फिडेंस जो है और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक जिस तरह के ऑर्डर्स पास किए हैं, 2 कम से कम मैं कहूंगी, वो ये उसने बीजेपी की किरकिरी की है बहुत बुरी तरीके से, और जो इंडिया गठबंधन है उसको एज दिया है, कॉन्फिडेंस दिया। यही वजह है कि ये पार्टियां एक बार फिर से एकजुट होकर एक फॉर्मूले पर बात न करते हुए बल्कि उस पर एक तरह से मोहर लगाते हुए नजर आ रही है। लेकिन राकेश चचल्दी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन ने फिलहाल जो हिंदी बेल्ट है उसको साध लिया है, और एक के बाद एक जिस तरह के कदम उठाए गए बीजेपी की तरफ से, चाहे नीतीश कुमार की पलटी मारना हो या फिर झारखंड में जिस तरह का इंसिडेंट हो या फिर चंडीगढ़ की घटना हो या फिर किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, ये सारी चीजें उल्टी ही पड़ती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पर। एक ऐसा रायता जो है वो फैल गया है जिसको समेटना उसके लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्या आप इसको ऐसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदी बेल्ट में इंडिया गठबंधन फिलहाल मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर साउथ की बात करें तो वहां पहले से ही वो बहुत मजबूत दिखता है। देखिए बुशरा जी, जहां तक सवाल है गठबंधन की मजबूती का हिंदी पट्टी में, तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि आप सत्तारूढ़ दल की जो असली ताकत है वो भी हिंदी पट्टी में ही है, तो विपक्ष की भी असली ताकत हिंदी पट्टी में ही होगी। चाहे आप मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देख लें, चाहे मतदान केंद्रों की दृष्टि से देख लें, तो स्वाभाविक है कि यहाँ असली लड़ाई इधर ही होना है। दक्षिण का गणित हमेशा से अलग रहा है। भारत में जो भी राजनीतिक परिदृश्य बने हैं उसमें दक्षिण की भूमिका बिल्कुल अलग है। वहाँ की राजनीति, वहाँ के राजनेता, वहाँ का मतदाता, उसका चरित्र अलग है।
लेकिन जो मिलिटेंसी है वो इसी हिंदी पट्टी में। पंजाब का मिलिटेंट हो, मिलिटेंट से मतलब जुझारूपन मेरा आतंकवादियों से नहीं है, तो कि पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, बिहार जो बहुत पिछड़ा राज्य माना जाता था, वहां का चाहे आम नागरिक हो, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, कमजोर भले ही हो आर्थिक रूप से, उसके घर में भले ही 2 जून रोटी ना हो, लेकिन राजनीतिक चेतना के मामले में वो दक्षिण के लोगों से यहाँ ज्यादा है। और यही वजह है कि सारी लड़ाई, सारे चौसर, सारे पांसे यहीं फेंके जा रहे हैं। तो आज की स्थिति में ये हुआ है पिछले 3 दिन में कि जनता का जो विश्वास था, जो विपक्ष के प्रति डामाडोल हो रहा था, ये एक नहीं हो रहे हैं, इतना दिन गुजर गया है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ये वापस आ रहा है। और ये वापसी बहुत जरूरी थी। विपक्ष की देखिए, विपक्ष को जिस तरह से नष्ट नाबूद करने की कोशिश पिछले 10 साल में हुई है, सड़क पर भी और संसद में भी। संसद में किस तरह से आपने देखा, 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया, अल्पसंख्यक सांसदों के साथ किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तो विपक्ष को मारने की सारी कोशिशों पर, सारी कवायद पर इन 3 दिनों में जो घटनाक्रम तेजी से बदला है, इसने बहुत ही सकारात्मक असर डाला है। मुझे लगता है कि जो आम मतदाता है, जो किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, सिर्फ वो रोटी, 2 जून की रोटी मिल जाए, उसको सुरक्षा मिल जाए और जो छोटे मोटे उसके काम होते हैं वो हो जाए, उसके मन में भी अब विपक्ष के प्रति आशा का संचार हुआ है। वो भी सोचने लगा है कि एक विकल्प मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान का हमारे पास मौजूद है, उसके पीछे चला जा सकता है, मंजिल हासिल की जा सकती है। और ये जो लक्षण है, ये बहुत जरूरी था। अन्यथा आप देखते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, ये लक्ष्य वक्ष तो अलग है, तो 400 पार करना, 370 पार करना, ये तो होता रहता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किसी देश में एक ही राजनीतिक दल ने 3 बार 4 बार सरकारें बनाई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये कर लेती तो कोई जादू नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नियति है, जो तरीकाए वारदात है, तरीकाए वारदात इस दृष्टि से, सरकार चलाने की दृष्टि से, वो बहुत खतरनाक है। उससे देश का जो हमारा सामंजस्य का और भाईचारे का जो ताना बाना था, वो ध्वस्त हुआ। हमारी संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति क्षीण हुई, उनके नाखून, उनके दांत सब तोड़ के फेंक दिए गए। तो इसलिए अब जो हो रहा है, वो जो इंडिया गठबंधन में जो एकदम से ताकत उभरी है, जो अभी बिलाल साहब कह रहे थे कि अंदर अंदर जो आग धधक रही थी, वो ज्वालामुखी बनने की कगार पर आ गई है। और इसका विस्फोट जब होगा, तो ये सारी तमाम शक्तियां जो अलोकतांत्रिक हैं, जो तानाशाही की प्रवृत्ति रखती हैं, इनकी सफाई का रास्ता साफ हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर दूसरे दिन आप देखेंगे कि ये परिदृश्य बदलेगा, जनता का उत्साह बढ़ेगा और चुनाव रोचक ही नहीं, निर्णायक भी होगा। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है और लेवल प्लेइंग फील्ड पे होना चाहिए ये चुनाव, जो फिलहाल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है। जिस तरह से आज कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बाकायदा तौर पर बताया कि कैसे उसके अकाउंट में पहले बता चुकी है कि सील हुए और उसके बाद किस तरह से उगाही जो है वो की जा रही है। ये भी कहा गया कि 2019 से पहले नोटबंदी की गई थी और तब एक तरह से नोटबंदी जो है विपक्षी दलों की गई थी ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके और उससे पहले जो दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी चैलेंजर है, उसके अकाउंट जो हैं वो सील किए जा रहे हैं। और ये सबको पता है कि चुनाव पैसे से सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, इससे लड़ा जाता है। यहाँ तक कि वो सैलरी और बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार हो रहा है वो सबके सामने है और फिर विपक्ष को ही और जो विरोध के स्वर जो बुलंद करते हैं लोग, उनके लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है, ये सबके सामने है। और ऐसे में बिलाल साहब, क्या अब आपको ये लग रहा है ये चुनाव जो है पूरा, आज ही मैं तस्वीर देख रही थी, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनके घर के बाहर कुछ बेरोजगार युवा जो हैं वो वहां पर पहुंचे और जाहिर सी बात है इस तरह के प्रदर्शन हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचे और पूरी तरीके से पुलिस ने उनको पीटा है। तो जिस धधकती आग की बात आप विपक्ष के लिए कर रहे थे, मैं यहाँ पर उसको जो आम लोग हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगी। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं लगातार, युवा लगातार बेरोजगार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निवीर को लेकर भी जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो लगभग देश का हर वर्ग जो है वो फिलहाल परेशान नजर आ रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान बाहर है, युवा उनको देख सकते हैं, पेपर लीक जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है, ये विपक्ष तो है, उसका मजबूत होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन ये चुनाव विपक्ष से ज्यादा जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल विश्वा साहबा, आप ठीक कह रही है। इसीलिए मैंने इन परिस्थितियों के अनुरूप ही जो एक ज्वालामुखी फूटने की कगार पर था, उससे इसकी तुलनात्मक रूप से विचार को सामने रखा था। लेकिन अब अगर आप देखें तो देखिए, विपक्ष के राजनीतिक समीकरण को तोड़ने की जो सरकार की नीति थी, वो ये थी कि जब तक हम विपक्ष के राजनीतिक गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे, हमारे एनडीए के जीत का गठबंधन का समीकरण पूरा नहीं होता। तो उनकी स्ट्रेटेजी थी कि सामने वाले को ध्वस्त कर दो ताकि हम खड़े रहें। पर इसमें जो दो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो ईडी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, और एक जिसको आमतौर पे लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, लेकिन मैं फ्लोरोसेंट चमकीला मीडिया बोलता हूं, वो उनका एक हथियार के रूप में काम कर रहा था, जो समाज के अंदर एक नैरेटिव स्टेब्लिश कर रहा था। तो इन दोनों हथियारों की जो धार है वो कुंद हुई है और इनको अपनी मुंह की खानी पड़ी है। पब्लिक परसेप्शन में जो ये लोग नैरेटिव बना रहे थे विपक्ष के विरुद्ध, उस फ्लोरोसेंट मीडिया, चमकीले मीडिया को धक्का लगा, और जो एक हथियार के रूप में सरकार ईडी को इस्तेमाल कर रही थी, उसकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो गई, दांव पे लग गई है। अब एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डेमोक्रेसी के अंदर फंक्शनल पार्टीज हैं, उनको तो आपने शिकार बनाया, सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र में यह है कि जब चुनाव आयोग पर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसको सरकार ने बदला। यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था सरकार का, जो बताता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी सम्मान नहीं करना चाहती। ये बताता था कि सरकार की लोकतंत्र को लेकर मंशा क्या है। दूसरा फैसला अब फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया। इसमें भी सरकार चाहती है कि किसी ना किसी तरह कोई रास्ता निकाल के विधेयक लाया जाए लास्ट मोमेंट पर। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस लोकतंत्र की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि चंडीगढ़ जैसे चुनाव की वोटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है, इससे बड़ा दाग क्या हो सकता है किसी भी सरकार पर, कि चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव की वोटिंग दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अपने कोर्ट में करानी पड़ी। ये सबसे बड़ा धब्बा है इस सरकार के 10 साल की कार्यप्रणाली पर, कि वो लोकतंत्र को किस तरह से ध्वस्त करने पे तुली थी, और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और संस्थानों का जो दुरुपयोग था, उसके माध्यम से वो किस तरह सत्ता में बना रहना चाहती थी, ये सब जाहिर हो गया। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो परिवर्तन के बयार है, जो धरातल पे जो चीजें उभर के आ रही हैं, वो अब शेप लेने लगी है, वो अब बादल छटने लगे हैं, एक नया अध्याय खुलने की तरफ है, लोगों के अंदर समझ बढ़ती जा रही है। जो जमीन पर धरातल पे जो नैरेटिव्स काम कर रहे हैं, वो दोबारा एक आकार लेने शुरू कर दिए हैं। सरकार की क्रेडिबिलिटी दांव पे लग चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो अच्छा या बुरा क्या चीज होती है, ये लोग अब समझने लगे हैं। अब ये सरकार लोगों के विवेक पर निर्भर करता है। जनता की अदालत में अब हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव है। अब ये जनता के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेती है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी अगर हम ये देखें धरातल पर चीजें जो हैं, वो जरूर ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि सब कुछ हरा हरा है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम जगहों पर जो 370 जिन्होंने हटाया, 370 की सीटें आप उन्हें दिलाएं। बार बार एक ही चीज को जब आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोरी और डर को भी दिखाता है, और वो नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी जब बार बार 370 और 400 पार की बात करते हैं, और राम मंदिर को उन्हें लग रहा था कि उससे कहीं ना कहीं उनकी नैया जो है पार होगी, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए आप ये देखें कि फिर से विकास की और इस तमाम चीजों पर वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी राह बेहद मुश्किल लग रही है, और मजबूत होता इंडिया गठबंधन
उनके सामने एक चैलेंजर की भूमिका में जरूर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे रोज की तरह आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी। आप तमाम हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सराहते रहिए, लोगों तक आप शेयर करिए ताकि विचार लोगों तक पहुंचे। आज के कार्यक्रम के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।